वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कोर्स और प्रैग्मेटिक्स को। बुक हमने स्टार्ट की हुई है डिस्कोर्स एनालिसिस बाय ब्रेन पेल्ट्रेज और ये उसका चैप्टर नंबर सॉरी गाइस, ये उसका चैप्टर नंबर 3 है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रैग्मेटिक्स। तो बेसिकली प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन रिलेशन टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच अ पर्सन इज स्पीकिंग और राइटिंग। अच्छा, बुनियादी तौर पर थोड़ा सा मैं आपको ये एक्सप्लेन करता चलूँ कि सेमेंटिक्स से मुराद होती है जो वर्ड्स के डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं। जो एक जनरल मीनिंग होता है, लव का मीनिंग लव है, हेट का मीनिंग किसी से नफरत करना है। इसी तरह प्रैग्मेटिक्स उससे नेक्स्ट लेवल स्टडी होती है, उससे नेक्स्ट ग्रेड की स्टडी है, जिसके अंदर हम कॉन्टेक्चुअल क्लूज के साथ मीनिंग को देखते हैं कि एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में इस लफ्ज़ का क्या मीनिंग है। मिसाल के तौर पर दो खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं और दूसरा वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो इसका ये मतलब लिटरली ये नहीं है कि वो उसको मार देगा, इट मीन्स कि वो उसको हरा देगा। ठीक है, वो उसको छक्का मारेगा या वो उसको आउट कर देगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ मीन्स आई विल मेक यू लूज दिस गेम, यानी कॉन्टेक्चुअली क्या मीनिंग है वो प्रैग्मेटिक्स में हम स्टडी करते हैं और एक जनरल मीनिंग हम सेमेंटिक्स में देख रहे होते हैं। तो अब दिस इंक्लूड्स सोशल, सिचुएशनल एंड टेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट जो होगा किसी भी सोसाइटी का होगा कि उस सोसाइटी में उस बात का क्या मीनिंग हो सकता है। जैसे हमारे नॉर्मली बहन भाई एक दूसरे को कह रहे होते हैं मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देना, मुझे तंग ना करो। अब वो लिटरली मुंह तोड़ थोड़ी ना सकते हैं, ठीक है। या वालदेन कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ देनी है, तो वो सोशली उससे मुराद है कि मैं तुम्हें सजा दूंगा, मैं तुम पे गुस्सा होऊंगा। ठीक है। तो कल्चरल मीनिंग होता है, ठीक है। टेक्सचुअल मीनिंग यानी किसी टेक्स्ट के अंदर क्या टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है। मसलन अगर मैं किसी बुक में पढ़ता हूँ कि वो रोमियो ही बनता जा रहा था, तो टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मैं पीछे टेक्स्ट में जाऊंगा कि हाँ रोमियो का नॉवल था, उसके अंदर जो है एक रोमियो एक करेक्टर था और वो उसका एटीट्यूड था कि वो आशिक मिजाज था। और सिचुएशन, मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ बातों का क्या मीनिंग निकलता है। मसलन मैं लेट हो गया हूँ कहीं पहुँचने से और मैं पहुँचते ही कहूँ कि यार ट्रैफिक जैम थी, तो मैं एक सिचुएशन के अंदर उसका मीनिंग कन्वे करने की रीज़न, एज अ रीज़न मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रैफिक जैम थी, यानी मैं सिचुएशन बताएगी कि मेरे इस फ्रेज़ का, इस जुमले का क्या माना है कि ट्रैफिक जैम थी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, अगर मैं कहता हूँ कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह ट्रैफिक जैम होती है, तो इसका मीनिंग ये है कि मैं प्रिकॉशनरी मेजर ले रहा हूँ कि जल्दी उठूँ ताकि लेट ना हो जाऊँ। इट ऑल्सो इंक्लूड्स बैकग्राउंड नॉलेज कॉन्टेक्स्ट। अब बैकग्राउंड नॉलेज भी होती है हमारी कि बैक एंड पे स्कीमा होता है, हमें पहले से कुछ बातें पता होती हैं। दैट इज़ व्हाट पीपल नो अबाउट ईच अदर, बैकग्राउंड नॉलेज है। मसलन कोई बंदा गुस्से वाला है, कोई बंदा सरकास्टिक है, एंड अबाउट द वर्ल्ड, और दुनिया के बारे में हमारी क्या नॉलेज है। इन तमाम चीज़ों को मिला के प्रैग्मेटिक्स बनती है, यानी प्रैग्मेटिकल मीनिंग निकलता है। Pragmatics assumes that when people communicate with each other, they normally follow cooperative principle. That is, they have shared understanding of how they should cooperate in the communication. तो उनके अंदर एक cooperative principle होता है, shared knowledge होती है, एक खास context होता है जिसमें वो meaning को generate कर रहे होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही होती कोई भी बात समझने में। the way द वेज इन विच पीपल डू दिस हाउएवर वेरीज अक्रॉस कल्चर्स। अब मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ अंदाज से ये परफॉर्म किया जा रहा होता है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। वट मे बी कल्चरली अप्रोप्रिएट वे ऑफ सेइंग और डूइंग समथिंग इन वन कल्चर में नॉट बी द सेम इन अनदर कल्चर। मिसाल के तौर पर वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर को ही ले लिया जाए तो उनका बात करने का अंदाज, उनका कुछ भी एक्शन जो है उसका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। जैसे हमारे सेम जेंडर आपस में हाथ पकड़ के वॉक कर सकते हैं और उसको गलत नहीं समझते, यही काम अगर आप वेस्ट में करें तो लोग आपको गे समझेंगे। ठीक है। द स्टडी ऑफ दिस यूज ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस कल्चर इज कॉल्ड क्रॉस कल्चरल प्रैग्मेटिक्स। तो डिफरेंट कल्चर्स को अगर स्टडी करते हैं और उनके मीनिंग्स को देखते हैं तो उसके क्रॉस कल्चरल प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है प्रैग्मेटिक्स की, थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। विल यू क्रैक ओपन द डोर, आई एम गेटिंग हॉट। अब सेमेंटिकली तो क्रैक का मतलब तोड़ देना है, लेकिन प्रैग्मेटिकली इससे मुराद है दरवाज़ा खोल दो, मुझे गर्मी लग रही है। आई हार्ट यू, सेमेंटिकली हार्ट रेफर्स टू एन ऑर्गन, लेकिन यहाँ पर क्या इससे मुराद है कि लव, आई लव यू। इफ़ ईट ऑल ऑफ दैट फूड इट विल मेक यू बिगर। अब नॉर्मली तो बिगर का मतलब बड़ा बनना है, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद मोटे हो जाना है। ठीक है, इट विल मेक यू बिगर। तो इसके अंदर बैकग्राउंड नॉलेज, कॉन्टेक्स्ट, कल्चर, हर चीज़, इंटर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, ये सब मिलके मीनिंग निकल रहा है।
मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ एस्पेक्ट, कॉन्टेक्स्ट और टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीज़ें यूज़ हो के मीनिंग जो है, हिडन मीनिंग जो है निकल रहा होता है। और प्रैग्मेटिक हिडन मीनिंग को ही, इम्प्लिसिट मीनिंग को ही हम कहते हैं नॉर्मली। अच्छा, डिस्कोर्स में हम लेबलिंग भी करते हैं। लेबलिंग किस तरह से करते हैं? वी नीड टू नो द कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ एन अटरेंस। कोई भी जुमला बोला जाता है उसका कोई ना कोई कम्युनिकेटिव फंक्शन होता है, कम्युनिकेशन में कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। दैट व्हाट इज डूइंग इन द सेटिंग इन ऑर्डर टू असाइन अ डिस्कोर्स लेबल, कि उस सेटिंग के अंदर ये जुमला क्यों बोला गया है उसको लेबल किया जाना चाहिए। To the utterance in the place of the overall discourse. For example, if someone says the bus was late, they may be complaining about the bus service. ठीक है, ये एज अ जो है कंप्लेन हो सकता है इसका फंक्शन, या दे मे बी एक्सप्लेनिंग एज अ रीज़न कि वो लेट क्यों आए हैं। ठीक है, पर्टिकुलर जॉनरास में, पर्टिकुलर वेज में उनका डिस्कोर्स लेबल डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स। लैंग्वेज तो है कि लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन लैंग्वेज किसी खास कॉन्टेक्स्ट में बोली जाती है, और डिस्कोर्स जो है लैंग्वेज का हिडन मीनिंग तलाश कर रहा होता है, बियॉन्ड सेंटेंस मीनिंग को देख रहा होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में हाईली इंटरलिंक्ड हैं। An understanding of how language functions in context is central to an understanding of the relationship between what is said and what is understood in spoken and written discourse. अब लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो बता रहा है कि उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट का होना ज़रूरी है, और ये एक रिलेशनशिप है कि क्या कहा गया है और क्या समझा गया है। ठीक है, the context of situation of what someone says is therefore crucial to understanding and interpreting the meaning of what is being said. This include the अब किस तरह से मतलब पता चलेगा? एक ख़ास फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होगा, मसलन वो एयरपोर्ट पे खड़े हो सकते हैं, वो रेस्टोरेंट में खड़े हो सकते हैं, वो ट्रैफिक में हो सकते हैं। एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होगा कि वो किस सोसाइटी में है जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होती है, या यहाँ जहाँ पर जो है हाईवे हमेशा भरा ही रहता है, लोग गुस्से में रहते हैं। एंड मेंटल वर्ड्स एंड रोल्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द इंटरेक्शन। अब रोल क्या है? वो बंदा पायलट है, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, वो वेटर है, वो आपस में फ्रेंड्स हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला करके मीनिंग निकलता है। अब कॉन्वर्सेशन, मिसाल के तौर पर अगर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट को ये पैगाम भेजता है कि रनवे फुल है, तो इससे मुराद ये है कि वो जहाज़ को ऊपर घुमाता रहे भी रनवे पे जगह नहीं है। अगर दो दोस्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि रनवे फुल है, तो वो आपस में मीनिंग ये कन्वे कर रहे हैं कि हमारी फ़्लाइट जो पहुंचने वाली है वो लेट होने की वजह रनवे का होना है, रनवे का जो है ऑक्यूपाई होना है, मीन्स कि अभी टाइम लगेगा, वी हैव टू वेट। अब क्या है? पार्टिसिपेंट चेंज हुए, कॉन्टेक्स्ट और सोशल कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ, तो बात का मीनिंग टोटली बदल गया। ठीक है, इससे मुराद ये है कि रेस्टोरेंट में अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उस बात का मीनिंग डिफरेंट लोगों को डिफरेंट लगेगा। वेटर सुनेगा उसे डिफरेंट लगेगा, कोई ओवर हियर करेगा उसे डिफरेंट लगेगा, वो आपस में कोई बात कर रहे हैं तो उसका, इससे मुराद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर दो लोग फुटबॉल खेल रहे थे और एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को बोला कि आई विल किल यू। तो साथ गुजरते हुए एक बंदे ने सुन लिया और उसने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी, और वो उस प्लेयर को ले गए इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उसने बताया कि उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुमने दूसरे प्लेयर को ये बोला था कि आई विल किल यू? उसने कहा हाँ मैंने बोला था, लेकिन इसका मतलब था कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आई विल किल यू। और इस बंदे ने ओवर हियर किया और इसको गलती लगी और इसने जाके कंप्लेन कर दी। तो वो लोग बड़ा ही हंसे कि सिचुएशन, सोशल कॉन्टेक्स्ट और कौन लोग उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हैं, ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर सेमेंटिकली देखें तो उसने तो फिर ठीक रिपोर्ट किया कि भाई वो आई विल किल यू, लेकिन अगर प्रैग्मेटिकली देखें तो वो बिला वजह एक परेशानी उसने क्रिएट कर दी। तो कॉन्टेक्स्ट की कुछ किस्में होती हैं, कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं जिन्हें देख लेना चाहिए। एक तो सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट है, जैसा कि हमने ये देखा कि उसने सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश नहीं की कि ये दो प्लेयर्स हैं आपस में खेल रहे हैं, और बैकग्राउंड नॉलेज कॉन्टेक्स्ट, उसको बैकग्राउंड नॉलेज भी नहीं था कि आई विल किल यू का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा। ठीक है, को टेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि टेक्स्ट के अंदर उसका क्या मीनिंग है, और बैकग्राउंड नॉलेज कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड कल्चरल नॉलेज, उसको कल्चर और इंटरपर्सनल नॉलेज। आपने कभी नोट किया है कि आप जब किसी ऐसे बंदे से बात करते हैं जिसके आपके साथ कोई इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं है और उसका कल्चर भी डिफरेंट है, तो आपको उसके साथ कम्युनिकेट करते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी पठान से बात कर रहे होते हैं बीइंग अ पंजाबी, तो हमें उसको बात समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है। उसकी वजह क्या होती है कि आपका और उनका शेयर्ड कल्चर नहीं है, बैकग्राउंड नॉलेज सेम नहीं है, जिसकी वजह से बात समझाने में दिक्कत हो रही होती है, उसे समझने में दिक्कत हो रही होती है, बिकॉज़ आप दोनों की जो सोशल एक बाउंड्रीज़ हैं वो डिफरेंट है।
और कॉन्टेक्चुअल नॉलेज का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उसको उनकी स्पोर्ट्स के दौरान कॉन्टेक्चुअल नॉलेज नहीं थी और उसने कंप्लेन कर दी थी। थॉमस एक्सप्लेन करता है सादे लफ्ज़ों में ना, इससे मुराद है कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि किस सियाको सबाक में बात हुई है, किस मौके पर बात हुई है, किस सोसाइटी और कल्चर में वो बात हो रही है, पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, किस टाइम बात हो रही है, फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो स्कूल में मौजूद हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, घर पर मौजूद हैं, रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कॉन्टेक्स्ट है, बाजार में जाते जाते एक बंदा आवाज़ लगा रहा है डीवीडी डीवीडी डीवीडी, उस फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, उस सिचुएशन में उससे मुराद है कि आई एम सेलिंग द डीवीडी, यू वांट, आपको ज़रूरत है, मुझे बताएं। ठीक है, या आप किसी को जाके इशारा करके कहते हैं ये कितने का है, तो उस फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में वो फौरी समझ जाएगा कि ये इस चीज़ का रेट पूछ रहा है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस डिफरेंट होते हैं, हर बंदे का बैकग्राउंड नॉलेज डिफरेंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड नॉलेज है हमारा कि जब पठान से कोई चीज़ जाके ख़रीदनी है, अगर उसने 100 रुपया कहा है तो वो चीज़ उसने 30 रुपये में दे देनी। ये एक बैकग्राउंड नॉलेज है। हम कभी भी उसके 100 कहने पर चीज़ छोड़ के नहीं आते, बल्कि उसको कहते हैं मैं 30 देने हैं, मैंने 30 देने हैं, आई गिव यू 30 रुपीज़, और वो आपको वो चीज़ दे भी देता है। क्या है कि एक बैकग्राउंड नॉलेज क्रिएट हो गया है सेलर और बायर का, और वो समझता है उस चीज़ को। थॉमस बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं मीनिंग इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ इनहेरेंट इन दी वर्ड्स अलोन। ये कोई अल्फाज के अंदर इनहेरेंटली मौजूद नहीं होते, नॉर इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्पीकर अलोन और हियरर अलोन। या इसको सिर्फ हेयरर या स्पीकर ही मीनिंग नहीं दे रहे होते। मेकिंग मीनिंग जो है एक डायनेमिक प्रोसेस है, इसके अंदर निगोशिएशन होती है, स्पीकर की, हेयरर की, कॉन्टेक्स्ट मौजूद होता है, फिजिकल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक, एंड द मीनिंग पोटेंशियल ऑफ एन अटरेंस। फिर जाके कोई मीनिंग क्रिएट होता है। सिर्फ अल्फाज का कोई अपना सेमेंटिक मीनिंग नहीं होता, या हेयरर या स्पीकर खुद से मीनिंग नहीं दे सकते, बल्कि कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व होता है, सिचुएशन इन्वॉल्व होती है, पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व होता है, टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीज़ें मिल के मीनिंग प्रोड्यूस कर रही होती हैं। मीनिंग दस इज प्रोड्यूस इन इंटरेक्शन, एक ख़ास इंटरेक्शन होती है। ठीक है, और फिर ये मीनिंग प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी शॉप पर जाते हैं और वो शॉप बंद है, और आप साथ वाले शॉपकीपर से पूछते हैं ये चक्की वाला नहीं आया या ये शॉपकीपर नहीं आया, तो वो कहता है कि नहीं आया। ठीक है, आप पूछते हैं खैर हो, तो वो बताता है कि यार संडे को या फ्राइडे को छुट्टी करता है। अब ये जनरल सेंटेंस है खैर हो या खैरियत है। अब इसका यहाँ पर मीनिंग उसको कैसे पता चला कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो आज ही नहीं आया, या वो आज ही नहीं आया, को खैरियत है, क्यों नहीं आया। फ़ौरन से आप वो अंडरस्टैंड कर गया, क्यों, कल्चर सेम था, सिचुएशन को वो समझ रहा था, उस मौके पर मौजूद था, और वो फौरी समझ गया। इट इज़ जॉइंटली अकम्प्लिश बाय बोथ द स्पीकर एंड लिसनर, जॉइंटली अकम्प्लिश होता है जैसा कि उस कॉन्वर्सेशन के दौरान हो गया, और द राइटर एंड द रीडर। अब जब आप कोई बुक भी पढ़े होते हैं तो पहला चैप्टर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कॉन्टेक्स्ट वगैरह और चीज़ों को जब आप समझ जाते हो तो आपके लिए ईजी होता चला जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर कुरान है, कुरान पाक को जब आप पढ़ते हैं तर्जमे के साथ, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको फौरी समझ में आने लग जाए, बल्कि जब तक आप उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हो रही है, जिस फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन में वो बात, कोई आयत, कोई वर्स उतरी है, तभी आप उसकी तशरीह को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता। इट इन्वॉल्व सोशल, साइकोलॉजिकल एंड वही बात है ना कि अरब सोसाइटी का आपको नहीं पता, साइकोलॉजिकल, एक जहनी और कॉग्निटिव फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके आपको मीनिंग समझ आता है और आपको पता लगता है कि राइटर क्या कह रहा है और रीडर उस चीज़ को कैसे समझे। तो दिस वाज ऑल टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, ये चीज़ें नो डाउट वन गो में समझ आने वाली नहीं है। दीज थिंग्स आर क्वाइट complicated and we have to work really hard to understand all of these concepts, और ये repeatedly concepts आएंगे और इनको हम repeatedly explain कर रहे होंगे। So don't worry, keep watching my videos, you will learn it, you will understand each and every point. Keep watching my videos. Thank you. Allah Hafiz.